सबसे पहले हम बात करते हैं कारने दी पसाज की। वीज़ाज़ जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, स्पेशली जब आपने बाय रोड ट्रैवल करना है और अपने मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना है। ये होगी जी टोटल हमारी कारने की और वीज़ाज़ की कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड द वर्ल्ड सीज़न 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कहा सीज़न की वीडियोस स्टार्ट करने से पहले जो वीज़ाज़ हैं और जो बाकी कारने दी पसाज है उसकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारने दी पसाज की। तो कारने दी पसाज जो है ये एक पासपोर्ट होता है बाइक का या गाड़ी का दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए। तो इसके लिए जो है दो तरह की जो है ना अमाउंट्स होती हैं। एक रिफ़ंडेबल अमाउंट होती है जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, और दूसरी नॉन रिफ़ंडेबल अमाउंट जो कि इसके ईयरली चार्जेस होते हैं। तो जो नॉन रिफ़ंडेबल अमाउंट है वो इसकी थी 85,000 रुपीज़। अभी करंटली भी यही चल रही है और 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है। और लास्ट ईयर जब ईरान और अफ़गानिस्तान वाला सीज़न 1 किया था उस टाइम पे इसकी फ़ीस मैंने पे की थी 45,000 रुपीज़, और उस टाइम इसकी वैलिडिटी ना 6 मंथ्स की थी। और दूसरी जो अमाउंट होती है रिफ़ंडेबल जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, वो जो है ना आपको उनसे ख़ुद ही पता करनी पड़ेगी कि आपकी बाइक के लिए वो कितनी अमाउंट लेंगे। और इनका जो ऑफ़िस है वो इकबाल टाउन लाहौर में है। गूगल मैप्स पे आप डालेंगे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो इनका आपको एड्रेस भी मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पर्सनली विज़िट कर लें, फ़ोन पे उस तरह से जो है ना बात नहीं हो पाती। एक और चीज़ जो कारने दी पसाज के लिए चाहिए होती है, वो बाइक जो है ना वो आपके नाम पे होना चाहिए, आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपके पास उसका जो स्मार्ट कार्ड होता है वो भी होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लोकल भी और इंटरनेशनल भी दोनों आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं वीज़ाज़ की। और वीज़ाज़ जो है ना ये बहुत ही मुश्किल काम है अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और स्पेशली जब आपने बाय रोड ट्रैवल करना है और अपने मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना है, तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि आपने जाना भी होता है और वापस भी आना होता है। तो बाय एयर तो होता है कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहें वहाँ का आप वीज़ा लें, बाय एयर डायरेक्ट उस कंट्री में जाएं और वहाँ से फिर वापस डायरेक्ट आप बाय एयर ही आ जाएं। तो बाय रोड जब आप जा रहे होते हैं तो आपने फिर या तो जिन कंट्रीज़ में से आप गुजर रहे हैं उनका मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना होता है क्योंकि आपने वापस भी आना है, और या फिर आप अपना प्लान इस तरह से करते हैं कि जिन कंट्रीज़ से आप एक दफ़ा गुजर रहे हैं वापस आप उन कंट्रीज़ से नहीं आएंगे, घूम के दूसरे कंट्रीज़ से होते हुए वापस पहुँचेंगे। पाकिस्तान टू सेंट्रल एशिया में हमारे टोटल जो कंट्रीज़ थे वो 6 कंट्रीज़ थे। अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उसके बाद फिर ईरान। फ़ाइनल जो है ये 6 कंट्रीज़ में ही मैं ट्रैवल करके आया हूँ। और अगर हम बात करें वीज़ाज़ की, वीज़ाज़ जो है ना सबसे पहले मैंने स्टार्ट किए थे अप्लाई करना कज़ाकिस्तान से, क्योंकि कज़ाकिस्तान बिल्कुल लास्ट कंट्री आता है, उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू होता है। तो कज़ाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इन्विटेशन लेटर अप्लाई करना पड़ता है, और ये मैंने अप्लाई किया था कज़ाकिस्तान हाउस से। माल रोड पे है इनका ऑफ़िस। बेसिकली ये कौंसुलेट है कज़ाकिस्तान का, साथ ही एक ट्रैवल कंपनी का ऑफ़िस भी है, तो वो सारा काम वही करके देते हैं। तो खैर सबसे मुश्किल जो है ना ये कज़ाकिस्तान वाला वीज़ा ही होता है सेंट्रल एशिया में, क्योंकि ये थोड़ा सा कह लें कि रिच कंट्री है। 1 महीना जो है ना इसका वैसे टाइम है इन्विटेशन लेटर का, उसके बाद कोई हफ़्ता 10 दिन लगते हैं वीज़ा आने में। तो इन्विटेशन लेटर जब आ जाता है एक दफ़ा अप्रूव होके, तो उसके बाद एम्बेसी में इंटरव्यू होता है जो कि इस्लामाबाद में है, और वहीं पे जो है ना इसके वीज़ा चार्जेस वो लेते हैं जो कि $60 हैं, और कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 17-18 हज़ार रुपये बनते हैं। और टोटल जो वीज़ा कॉस्ट इसकी बनती है ना वो 17-18 हज़ार प्लस 65,000 रुपीज़ जो आपने इनिशियली पे किए होते हैं, जिसमें से $55,180 इन्विटेशन लेटर की फ़ीस और 8,000 प्रोसेसिंग चार्जेस। तो टोटल जो है ना ये करते कराते कोई 85,000 रुपीज़ के आसपास पड़ता है जाके कज़ाकिस्तान का वीज़ा।
और अगर आप ख़ुद अप्लाई करें तो मेरे ख्याल में कोई 10-12 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, जो वो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, और बाकी इनविटेशन लेटर में थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। अच्छा जी, 1 महीना जब गुजर गया ना इसका इनविटेशन लेटर अप्लाई किए हुए, तो मुझे फिर थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया कि यार पता नहीं आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि इसका इनविटेशन लेटर जो है ना वो प्रॉपर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, टूरिज़म मिनिस्ट्री, वहाँ से अप्रूव हो के आता है। तो 1 महीने के बाद ना फिर जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया जिनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, कज़ाकिस्तान हाउस वाले, तो उन्होंने बताया कि भाई नॉर्मली तो आ जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन आपका पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करें कि पहले जो है ना बाकी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई कर लें, आप उनके वीज़ाज़ ले लें, एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ के आप वीज़ा ले लें, तो फिर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा ना पुश करेंगे ताकि जल्दी आ जाए आपका इन्विटेशन लेटर। खैर उसके बाद फिर मैं अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का वीज़ा लिया, और अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है ये आपको सेम डे में मिल जाता है इसकी एम्बेसी से, जो इस्लामाबाद में है। 12 बजे से पहले पहले आप जाके उसका एक फ़ॉर्म मिलता है, वहीं से एम्बेसी के बाहर से लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म लेके उसको फिल वगैरह करके जमा करवा देते हैं, और 2 बजे जो है ना आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है विद वीज़ा। और इसका वीज़ा जो है 5,000 रुपया फ़ीस है उसकी, और 6 महीने जो है ना इसकी वैलिडिटी होती है, और मल्टीपल एंट्रीज़ वाला वीज़ा होता है ये। तो खैर उसके बाद फिर ताजिकिस्तान का वीज़ा मैंने अप्लाई किया, वो भी इस्लामाबाद से ही होता है और वो भी सेम डे में ही मिल जाता है। ताजिकिस्तान का वीज़ा जो है ये $100 उसकी फ़ीस थी, और अर्जेंट फ़ीस ही कहते हैं उसे। वैसे तो उसकी फ़ीस $50 है, लेकिन अर्जेंट वाला ही काम चला रहे होते हैं, वो नॉर्मल वीज़ा देते ही नहीं है। तो उसका भी आपको सेम डे में उसी टाइम पे मिल जाता है ताजिकिस्तान का वीज़ा भी। तो ये समझें कि एक दिन में आपको दोनों वीज़ाज़ मिल जाते हैं। तो ये दोनों वीज़ाज़ अप्लाई करके फिर मैं पासपोर्ट दोबारा दिया कज़ाकिस्तान हाउस में, जहाँ से हमने इनविटेशन लेटर अप्लाई किया हुआ था। तो उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो डिले होना शुरू हो गया, तकरीबन कोई 15 दिन और गुजर गए। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके इंटरव्यू की कॉल आ गई, और इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है जहाँ पे इंटरव्यू था कज़ाकिस्तान का। फिर मैं इस्लामाबाद गया हूँ और इस्लामाबाद जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उसने बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं बस, और फिर उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, करते कराते ना टोटल 20 दिन और गुजर गए, यानी कि टोटल 50 डेज़ गुजर चुके हुए थे इनविटेशन लेटर अप्लाई किए हुए और सारी जो है वीज़ा प्रोसेसिंग में। अब सबसे जो बड़ा मसला आ रहा था ना वो ये आ रहा था कि जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, इनके वीज़ाज़ आपको एग्जैक्ट डेट्स के मिलते हैं। इनका वैलिडिटी वाला हिसाब नहीं है कि आप 90 डेज़ में या 180 डेज़ में किसी भी टाइम जाएं और वहाँ पे अपना जो 30 डेज़ वाला टाइम है वो गुजार के वापस आ जाएं। इस तरह का सिस्टम नहीं है। एग्जैक्ट डेट्स मेंशन होती हैं वीज़ा के ऊपर, और उसी टाइम में आपको ट्रैवल करके वापस भी आना होता है। तो अब जो कज़ाकिस्तान वाला वीज़ा लेट होने की वजह से जो मेरे बाकी वीज़ाज़ थे, ताजिकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का और किर्गिस्तान का, ये भी जो है ना वो लेट होना शुरू हो गए थे। उनका टाइम जो है ना वो गुजरना शुरू हो गया था, वीज़ाज़ का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो मुझे अब टेंशन शुरू हो गई थी कि यार ये तो काम ख़राब हो गया, इस तरह से तो सारे वीज़ा ज़ाया हो जाएंगे और सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ से कज़ाकिस्तान वालों से ना पासपोर्ट ले लिया वापस, कि आप मुझे पासपोर्ट वापस दे दें, कज़ाकिस्तान को हम स्किप कर लेते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि किर्गिस्तान में जाके वहाँ से कज़ाकिस्तान का ट्रांसिट वीज़ा ले लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उज़्बेकिस्तान का। अच्छा, उज़्बेकिस्तान का इशू ये था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि उज़्बेकिस्तान के साथ 4 बॉर्डर्स लगते हैं, कज़ाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, किर्गिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। अब उज़्बेकिस्तान जो है ना ये हमारा था सेकंड लास्ट कंट्री, क्योंकि इसके बाद हमने तुर्कमेनिस्तान जाना था और तुर्कमेनिस्तान से फिर ईरान में। अब तुर्कमेनिस्तान का इशू ये था कि तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है, और सिर्फ पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ही तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा जो है ना वो बहुत मुश्किल है, और इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जो है ना वो इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ता है वहाँ से, किसी ट्रैवल कंपनी के ज़रिए सारा टूर प्लान करके, तो फिर इसका इनविटेशन लेटर मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। मुझे 3 डेज़ का ट्रांजिट जो है ना उसकी कोटेशन मिली थी अराउंड $1200 की, तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए सिर्फ 3 दिन के लिए, और उसमें भी चांसेस जो है ना वो 50-50 थे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो खैर तुर्कमेनिस्तान को भी हमें स्किप करना पड़ा, क्योंकि मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं चाह रहा था कि अगर मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे।
इसलिए मैंने तुर्कमानिस्तान को स्किप ही कर दिया। अच्छा, अब उज़्बेकिस्तान से एग्ज़िट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था और वो था अफ़गानिस्तान, कि हम अफ़गानिस्तान में वापस आ जाएं। अब अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ना उज़्बेकिस्तान के साथ, वो तकरीबन कोई 6-7 सालों से ना बंद था फ़ॉरेन टूरिस्ट के लिए और फॉरेनर्स के लिए, वो बंद था। तो लकीली उसी टाइम पे जब मैंने जाना था, उससे तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले ना वो 6-7 सालों के बाद खुला था। ये समझें कि बहुत ही लकी सिनेरियो बन गया था मेरे लिए कि बिल्कुल एंड टाइम पे आके वो बॉर्डर खुल गया और हमें वहाँ से एक एग्ज़िट वाला ऑप्शन नज़र आ गया। अदरवाइज़ दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि मैं उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान वापस जाता और ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान ये वाला बनाता। लेकिन उस ताजिकिस्तान का मसला ये था कि ताजिकिस्तान की हमें मल्टीपल एंट्री नहीं मिली थी। मैंने ट्राई की थी तो एम्बेसडर ने कहा था कि नहीं, मल्टीपल एंट्री हम नहीं दे सकते, आपको सिंगल एंट्री ही मिलेगी। तो खैर वो बहुत ही लंबा, कह लें कि इम्पॉसिबल हो जाना था अगर हमें उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान जाना पड़ता वापसी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बॉर्डर था वो खुल गया और उज़्बेकिस्तान से फिर अफ़गानिस्तान में मैं आ गया वापस कंप्लीट करके। अब जो किर्गिस्तान का वीज़ा था, किर्गिस्तान का वीज़ा सबसे पहले तो मैंने जब पता करना शुरू किया लोगों से, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जी इसका टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी के लिए वैसे ही बंद है, बैन है, तो आपको या तो वर्क पर इसका कोई वर्क वीज़ा होता है और या स्टडी वीज़ा होता है, वो लेना पड़ेगा। अब वो जो वीज़ा था उसकी मुझे कॉस्ट जो बता रहे थे तकरीबन कोई $600 $700 बता रहे थे वो। तो मैंने कहा यार एक महीने का वीज़ा 2 लाख रुपए का ये तो काम बड़ा ख़राब है। तो खैर जब मैंने फिर ख़ुद रिसर्च करना शुरू की तो मुझे उसका आइडिया हो गया। तो वहाँ पे एक टूर कंपनी से मैंने बात करके उनसे मैंने फिर इनविटेशन लेटर मंगवाया। वो हमें पड़ा $50 का और उसकी पेमेंट फिर मैंने वेस्टर्न यूनियन से करवाई थी क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट चैनल कोई नहीं था। तो इनविटेशन लेटर जो है वो सेम डे में आ गया था। उसके बाद फिर मैंने इसका ऑनलाइन इनके पोर्टल से मैंने अप्लाई किया और $50 फ़ीस उसकी मतलब डेबिट कार्ड से ही कटी थी। तो टोटल किर्गिस्तान का जो वीज़ा है ना वो हमें $100 का पड़ा है। ठीक 7 दिन के बाद ना किर्गिस्तान का वीज़ा भी आ गया था। और उज़्बेकिस्तान की वीज़े की बात करूं तो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा तकरीबन कोई 4 साल से ना पाकिस्तानीज़ के लिए बंद था और उसी टाइम पे ये ओपन हुआ था तकरीबन कोई समझेंगे 7-8 दिन पहले जब मैंने निकलना था। तो उस टाइम मैं ख़ुद से अप्लाई करने वाले झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा था कि खुदा ना खासा अगर मैं ख़ुद अप्लाई करूं तो रिजेक्ट ही ना हो जाए कहीं। तो फिर मैंने एक एजेंट ढूंढा, उसके ज़रिए मैंने अप्लाई किया और $250 तकरीबन कोई 75,000 रुपीज़ मैंने पे किए उसे। तो हमें 1 महीने का उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मिल गया और टोटल टाइम लगा उसमें कोई 14 दिन का। तो खैर करते कराते सारे वीज़ाज़ हमारे कंप्लीट हो गए और तुर्कमानिस्तान जो है ना इसमें से रह गया। कोशिश मेरी थी कि मैं सारे ये जो स्थान है ना ये कंप्लीट कर लूँ सेंट्रल एशिया के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कभी। अच्छा जी, उसके बाद ईरान का वीज़ा जो था ये हमें सेम डे में मिल गया था। इसका ऑनलाइन मैंने वीज़ा अप्लाई किया था इनकी वेबसाइट से। नेक्स्ट डे जाके फिर इनका जो कॉन्सुलेट है लाहौर में, वहाँ पे जाके एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। 2-3 क्वेश्चन उसने पूछे थे कि क्या करते हैं और क्यों जाना है आपने। वो फिर हमें सेम डे में ईरान का वीज़ा भी मिल गया और ईरान का वीज़ा हमें मिला था टोटल 25,500 रुपीज़ में, जिसमें से 22,000 इसकी फ़ीस थी अर्जेंट वीज़ा की और 3,500 जो है ना इसके ट्रैवल इंश्योरेंस थी। तो टोटल ये 25,500 ईरान का वीज़ा। नॉर्मल वीज़ा जो था वो तकरीबन कोई 14,000 रुपीज़ का था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी अर्जेंसी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और सेंट्रल एशिया जो है ना इसके लिए बेस्ट टाइम वैसे ही मिड समर्स है और मैं ऑलरेडी समझें कि अक्टूबर में पाकिस्तान में फिर रहा था उस टाइम। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड हो चुकी हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने ईरान का जो है ना अर्जेंट वीज़ा ही अप्लाई किया था कि पैसे बचाने के चक्कर में मज़ीद लेट ना हो जाऊं। और स्टिल अभी जब मैं निकला हूं तो जो ताजिकिस्तान का वीज़ा है ना वो मेरा स्टार्ट हो चुका हुआ था और सिर्फ 7 दिन रह गए थे वीज़ा एक्सपायर होने में। तो बड़ी मुश्किल से ताजिकिस्तान को क्रॉस किया है लेकिन स्टिल ताजिकिस्तान में जो है ना मैं 2 दिन ओवर स्टे हो गया था। उस जल्दी की वजह से बाइक क्रैश हो गई और 2 दिन जो है ना मुझे वहाँ पे मज़ीद लग गए। तो ताजिकिस्तान से मैं 2 दिन लेट एग्ज़िट हुआ था। तो खैर ये टोटल जो है कॉस्ट वीज़ाज़ की हमारी बनती है अराउंड
2,30,000 रुपीज़, 2,30,000। और कारने की कॉस्ट इसमें ऐड करें तो 85,000 वो ऐड कर लें, तो टोटल ये बन गए तकरीबन कोई 3,15,000 रुपये। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है बाइक वाला, वो आप उनसे ख़ुद ही पता करें जाके ऑफ़िस में। तो ये होगी जी टोटल हमारी कारने की और वीज़ाज़ की कॉस्ट। और इसके अलावा जो टोटल एक्सपेक्टेड बजट था मेरा इस पूरे ट्रिप का, जो होटलिंग और फूड वगैरह, वो कोई अराउंड 5 लाख 5.5 लाख रुपए था। तो वो जब सीज़न कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसमें साथ साथ भी कुछ मैंने शेयर किए हैं सारी डिटेल्स के डेली एक्सपेंस क्या हो रहे हैं। और बाकी जब सीज़न कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी एक कंप्लीट जो है ना एक्सपेंस वाली मैं वीडियो शेयर कर दूँगा। सो ये थी हमारी सारी वीज़ाज़ की और करने की डिटेल्स। तो स्टे ट्यून्ड, सीज़न इंशाल्लाह हमारा शुरू हो रहा है। तो अच्छे से आपने वीडियोस देखनी है, सारी सपोर्ट करना है, लाइक कमेंट शेयर सारा कुछ ही कर देना है। तो मिलते हैं फिर सीज़न की वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।